बचपन की बात और थी भाई। अब हालात वो नहीं रहे जो 18 साल पहले थे। तब हमें आपकी ज़रूरत थी और हम आपके एहसानों के नीचे दबे हुए थे। मगर अब मेरा बेटा साहिल शहर के सबसे बड़े कॉलेज में प्रोफेसर लग गया है। उसकी इज्जत है। और वो जो हर वक्त आपकी बेटी रीना के पीछे भागता फिरता था, वो सिर्फ एक बचपना था जिसे अब भूल जाना ही सबके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अब मेरा बेटा एक पढ़ा लिखा और बड़ा इंसान बन चुका है, जबकि आपकी बेटी की जिंदगी तो सबके सामने है, जो इंटर में भी 2 बार फेल होकर अब घर में बैठकर वक्त बर्बाद कर रही है। हमें अपने खानदान की नाक नहीं कटवानी कि कल को लोग कहें कि एक प्रोफेसर की बीवी अंगूठा छाप और जाहिल है। फुप्पो के इन जहरीले तानों ने जैसे मेरे दिल में छुरियां भोंक दी थीं। मैं जो किचन के दरवाजे के पीछे खड़ी अपनी मंगनी की बात पक्की होने की खुशी में मुस्कुरा रही थी, मेरे गालों पर आंसुओं की बरसात उतर आई थी और मेरे हाथ में पकड़ी हुई चाय की ट्रे कांपने लगी थी। तभी मेरे पापा ने एक गहरी सांस भरी और बहुत धीमी आवाज में बोले कि बहन, रिश्ते तो इज्जत से निभाए जाते हैं। रीना भले ही पढ़ाई में कमजोर है, लेकिन वो तुम्हारी अपनी भतीजी है। उसका दिल सोने का है और साहिल के साथ उसका नाम तो बचपन से जोड़ा गया है। तुम आज इस तरह की बातें करोगी तो मेरा भरम टूट जाएगा। मगर फुप्पो का लहजा और सख्त हो गया और वो कुर्सी से उठते हुए बोली कि भाई, भरम रोटी नहीं देता और ना ही सोसाइटी में सर उठाकर जीने का तरीका सिखाता है। मेरी बात पत्थर पर लकीर समझिए कि साहिल अब रीना जैसी नालायक लड़की से शादी नहीं करेगा। उसे अब कोई अपने स्टेटस की लड़की चाहिए, जो उसके साथ किसी भी हाल में खड़ी होकर इंग्लिश बोल सके, ना कि रीना की तरह चूल्हे पर रोटियां पकाते हुए जिंदगी गुजार दे। मैंने जब ये सुना तो मेरे अंदर जैसे कोई चीज टूटकर बिखर गई। मैंने खुद को शीशे में देखा और कहा कि क्या सच में मैं इतनी बुरी हूँ कि मेरी कोई इज्जत नहीं है। मैंने उसी रात फैसला कर लिया कि मैं इस नफरत का जवाब बातों से नहीं, बल्कि अपनी कामयाबी से दूंगी। मैंने अपनी किताबें निकाली जो धूल से जमी हुई थी और दिल में वादा किया कि अब नींद मेरी आंखों पर तभी सजेगी जब मैं साहिल और उसकी माँ को ये न दिखा दूं कि एक हारी हुई लड़की जब जीतने पर आती है तो वो तारीख बदल देती है। साहिल, जिसके लिए मैं कभी अपनी जान भी देने को तैयार हो जाती थी, अब मुझे एक चैलेंज की तरह नजर आने लगा था। मैंने शहर जाने का फैसला किया और अपने बाप के सामने हाथ जोड़कर कहा, पापा, मुझे एक मौका दीजिए। मैं साबित करना चाहती हूँ कि मैं बोझ नहीं हूँ। मैं इन तानों को खत्म करना चाहती हूँ जो सिर्फ डिग्रियों पर इंसान को तोलते हैं। पापा ने शहर में पढ़ने की इजाज़त दे दी। वो जानते थे कि यह हौसला अब टूटने वाला नहीं था। अगले दिन से ही मैंने अपनी पुरानी टूटी-फूटी किताबों को एक थैले में बांधते हुए कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया था। दिल में अभी भी फुप्पो की आवाज़ गूंज रही थी, जो मेरे पापा से कह रही थी कि भाई, इस लड़की को शहर भेजकर आप अपना पैसा और वक्त दोनों बर्बाद करेंगे। ये तो यहाँ गाँव के स्कूल में 2 शब्द नहीं सीख सकती, वहाँ बड़े शहर के कॉलेज में इसने क्या तीर मारना है। मैंने इन सख्त बातों को अपने दिल की गहराइयों में रख लिया था। मेरी आंखों में आंसू नहीं थे, बल्कि एक अजीब सी ठंडी आग जल रही थी। मैंने अपने पापा के पास जाकर बहुत धीरे से कहा, पापा, मुझे बस एक मौका दे दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि मैं पलटकर नहीं देखूंगी और ना ही कभी आपका सर झुकने दूंगी। पापा ने मेरे सर पर हाथ रखा और भरी हुई आवाज में बोले कि रीना बेटी, शहर की जिंदगी बहुत मुश्किल है। वहाँ कोई अपना नहीं होता और तुम तो कभी अकेली घर से बाहर नहीं निकली। तुम ये सब कैसे करोगी? मैंने पापा का हाथ थामकर जवाब दिया कि पापा, जहाँ अपनों के लहजे इतने कड़वे हो जाते हैं, वहाँ शहर की अजनबी जिंदगी ज्यादा सुकून देती है। मुझे बस आपकी दुआ चाहिए। मैं अपनी पहचान मिटाकर वहाँ जाऊंगी ताकि कोई मुझे वो नालायक रीना न समझ सके जो इंटर में फेल हुई थी। अगले ही दिन मैं एक बैग में अपने कुछ जोड़ी कपड़े और ढेर सारी हिम्मत भरकर बस में जाकर बैठी। शहर पहुंचकर मैंने एक छोटे से हॉस्टल में जगह ली, जहाँ के वार्डन
एक बहुत सख्त औरत थीं। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखते हुए पूछा कि लड़की, तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ किस लिए आई हो? मैंने अपनी पलकें झुकाईं और एक नया नाम सोचते हुए कहा कि मेरा नाम अनुषा है और मैं यहाँ सिर्फ पढ़ने आई हूँ। उन्होंने कहा कि यहाँ सब यही कहकर आते हैं, मगर शहर की रोशनियाँ सब भुला देती हैं। मैंने तड़प कर जवाब दिया कि आंटी, जिनके पीछे अंधेरे इतने गहरे हों, उन्हें रोशनी से डर लगता है। मुझे बस एक कोना दे दीजिए जहाँ मैं अपनी किताबें रख सकूं। इसके बाद मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई। मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया तो वहाँ की लड़कियाँ मेरे कपड़े और खामोशी का मजाक उड़ाती थीं। एक दिन एक अमीरजादी ने मेरी किताब छीनकर कहा, ए लड़की, तुम हर वक्त इन किताबों में क्यों घुसी रहती हो? क्या तुम्हें दुनिया की किसी और चीज से कोई लेना देना नहीं है? मैंने अपनी किताब वापस लेते हुए सुकून से कहा कि इंटरेस्ट उसे होता है जिसके पास खोने को कुछ हो। मेरे पास तो सिर्फ अपनाने का रास्ता है और वो ये किताबें ही हैं। मैंने अपनी आइडेंटिटी इस तरह छुपाई कि किसी को कोई खबर भी नहीं हुई कि मैं वही लड़की हूँ जिसकी नाकामी के किस्से पूरे गांव में मशहूर थे। मैं रात को हॉस्टल के किचन में काम करती ताकि अपनी फीस के पैसे जमा कर सकूं और दिन भर लाइब्रेरी के एक कोने में बैठकर किताबों से दोस्ती करती। एक रात मेरी रूममेट ने मुझसे पूछा कि अनुषा, तुम कभी घर फोन क्यों नहीं करती? क्या तुम्हें अपनी माँ की याद नहीं आती? मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए जवाब दिया कि याद तो बहुत आती है सोनाली, लेकिन अभी मेरी यादों पर कुछ लोगों की नफरत का पहरा है। मैं जब तक उन लोगों का जवाब अपनी कामयाबी से नहीं दे देती, तब तक मेरे लिए घर का कोई रास्ता नहीं है। सोनाली ने हैरत से पूछा कि क्या कोई तुमसे इतनी नफरत भी कर सकता है? मैंने मुस्कुराकर कहा, कभी किसी का कोई भरोसा नहीं होता। मैंने अपनी पढ़ाई के बीच साहिल का ख्याल एक लम्हे के लिए भी अपने दिमाग में नहीं आने दिया था, क्योंकि मैं जानती थी कि साहिल की मोहब्बत सिर्फ एक ख्याल थी जिसकी कीमत मुझे अपनी इज्जत से चुकानी पड़ी थी। कॉलेज के प्रोफेसर एक दिन क्लास में आए और कहने लगे कि हमारी क्लास में एक ऐसी स्टूडेंट है जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अनुषा, स्टेज पर आओ और सबको बताओ कि तुम्हारी इस कामयाबी का क्या राज है। मैं जब खड़ी हुई तो मुझे अपने गांव की वो जगह याद आई जहां मुझे नालायक कहकर पुकारा गया था। मैंने माइक पर जाकर सिर्फ इतना कहा कि मेरी कामयाबी का राज वो दुख है जो मुझे एक ऐसे इंसान ने दिया था जो मेरा अपना कहलाता था। उसने साबित किया कि इंसान कभी भी बदल सकता है। इस बीच मुझे एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी से हायर एजुकेशन के लिए स्कॉलरशिप मिली थी। तब मेरी आंखों में पहली बार खुशी के आंसू आए। मैंने अपने पापा को लेटर लिखा कि पापा, अब आपका सर बहुत ऊंचा होने वाला है। मैंने वो कर दिखाया जिसका ख्वाब मैंने उस रात देखा था जब हम पर अपनों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। मैंने अपनी मेहनत से सीएसएस के एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दी और दिन रात एक कर दिए। जब लोग सोते थे तो मैं जागती थी और जब लोग घूमते फिरते थे तो मैं फाइलों और किताबों के ढेर में दबी हुई रहती थी। मेरा हर गुजरा दिन मुझे उस मंजिल के करीब ला रहा था जहां मुझे अपनी बेइज्जती का हिसाब लेना था, मगर बदले से नहीं बल्कि अपनी कामयाबी से। रीना अब वो रीना नहीं रही थी जिसे कोई भी बात कहकर रुलाया जा सकता, बल्कि वो अब अनुषा बन चुकी थी जिसकी आवाज़ में फैसले की हिम्मत थी और जिसके कदमों के नीचे कामयाबी की ज़मीन बिक चुकी थी। मैं अक्सर अकेले में खुद से कहती थी कि देखो साहिल, तुम प्रोफेसर बनकर जिस घमंड में थे, आज मैंने उस घमंड की बुनियादें हिला दी हैं। अब जब हमारा सामना होगा तो तुम सिर्फ एक आम प्रोफेसर होगे और मैं कानून की वो ताकत जो तुम्हारे हर घमंड का जवाब देगी। मेरी ये खामोशी अब एक तूफान बन रही थी जो बहुत जल्द मेरे गांव की हवाओं को बदलने वाली थी और मेरी जीत का सूरज निकलने वाला था। मैंने अपनी सारी पुरानी यादों को एक संदूक में बंद करके बहा दिया था ताकि अब मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरे आने वाले कल की चमक हो, न कि बीते हुए कल के साए मुझे परेशान करे। उस दिन शहर के महंगे हॉल की रोशनी साहिल की कामयाबी और उसके नए घमंड की गवाही दे रही थी। जहां खानदान की एक बड़ी शादी के फंक्शन में वो अपने कॉलेज के प्रोफेसर दोस्तों के साथ खड़े होकर हंस रहा था। साहिल ने थ्री पीस सूट पहन रखा था और उसके बात करने का अंदाज अब ऐसा था जैसे वो दुनिया का सबसे बड़ा इंसान हो।
इसी बीच मैं अपनी खामोश पर्सनैलिटी के साथ अपने पापा के साथ आई थी। मेरे कपड़े बिल्कुल सादे थे और चेहरे पर वही पुरानी मासूमियत थी, मगर साहिल की आंखों में अब मेरे लिए कोई पहचान बाकी नहीं थी, क्योंकि शादी खानदान के एक मेंबर की थी, इसलिए पापा के कहने पर मैं भी उनके साथ आई थी। साहिल अपने दोस्तों से कह रहा था कि देखो यार, इंसान की संगत ही उसकी पहचान होती है। मैंने तो हमेशा से ये तय कर लिया था कि अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो उन लोगों को पीछे छोड़ना होगा जो आपकी कामयाबी में रुकावट बन सकते हैं। वो लोग आपके रिश्तेदार ही क्यों ना हो। उसका इशारा मेरी तरफ था, जो उसके थोड़े करीब खड़ी थी। साहिल के एक दोस्त ने मेरी तरफ इशारा करते हुए पूछा कि साहिल, यार ये लड़की कौन है जो बार बार तुम्हारी तरफ देख रही है? क्या ये तुम्हारी कोई दूर की रिश्तेदार है? साहिल ने एक सख्त नज़र मेरे ऊपर डाली और बड़ी बेरहमी से बोला कि छोड़ो यार, कोई होगी गांव की लड़की। हमारे खानदान में ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्हें हमने सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद रखा है। मैंने जब ये बात सुनी तो मेरे दिल पर जैसे किसी ने छुरियां चला दी थी। मैं हिम्मत करके साहिल के पास गई ताकि कम से कम उससे हाल चाल पूछ सकूं। मैंने बहुत धीमी आवाज़ में कहा कि साहिल, कैसे हो तुम और तुम्हारी जॉब कैसी चल रही है? साहिल ने मेरी बात का जवाब दिए बिना अपने हाथ में मौजूद खाली गिलास मेरी तरफ बढ़ाया और बहुत नफरत से बोला कि ए लड़की, ज़रा ये गिलास पकड़ना और जाकर देखो, अगर वेटर मिल जाए तो उसे कहना कि मेरे दोस्तों के लिए ताज़ा जूस लेकर आए। मेरा हाथ गिलास पकड़ते हुए काँप गया और मेरी आंखें भीगने लगीं। मैंने टूटे हुए लहजे में कहा कि साहिल, मैं रीना हूँ। क्या तुम मेरा नाम भी भूल गए हो? साहिल ने एक जोरदार हंसी हंसी और अपने दोस्तों की तरफ देखकर बोला कि सुना आपने, ये भी अभी वही पुरानी यादें सीने से लगाए बैठी हैं मैडम। अब मैं शहर का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर हूँ। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि मैं तुम्हारे जैसे नालायक और जाहिल लोगों के नाम याद रखूं। तुम लोगों की तो इंटर की किताबें खत्म नहीं होती और मैं यहाँ पीएचडी कर रहा हूँ। हमारे बीच अब वो दीवार आ गई है जिसे तुम कभी पार नहीं कर सकोगी। उसके दोस्त भी उसकी बात पर सर हिलाने लगे थे और एक दोस्त मजाक में बोला कि प्रोफेसर साहब, लगता है आपका बीता हुआ कल आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। साहिल ने गुस्से से मुझे देखा और कहा कि ये तो बस एक बोझ है जिससे खानदान की मजबूरी में बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तुम जाओ यहाँ से और अपने पापा के पास बैठकर खाना खाओ। यहाँ पढ़े लिखे लोगों की महफिल है, तुम्हारा यहाँ खड़ा होना भी मुझे अजीब लग रहा है। मैंने वो गिलास वहीं टेबल पर रखा और बिना कुछ कहे पीछे हट गई। मेरे कानों में साहिल के वो शब्द हथौड़े की तरह बज रहे थे कि तुम एक बोझ हो। साहिल अपनी बातों में दोबारा मगन हो गया और एक लम्हे के लिए भी पलटकर नहीं देखा कि उसकी बचपन की साथी कितनी उदास हो गई है। वो अपने दोस्तों को बता रहा था कि मैंने अपनी माँ को साफ कह दिया है कि मेरे लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढो जो कम से कम गोल्ड मेडलिस्ट हो, क्योंकि एक प्रोफेसर की बीवी को भी तो प्रोफेसर जैसा नजर आना चाहिए। मैं जो दूर खड़ी ये सब सुन रही थी, मैंने अपने आंसू साफ किए और दिल में वादा किया कि आज के बाद साहिल का नाम मेरे लिए सिर्फ एक नफरत का निशान होगा। मैंने महसूस किया कि साहिल का घमंड उसे अंधा कर चुका है और वो अब किसी रिश्ते को नहीं समझता। साहिल की माँ भी वहाँ मौजूद थी, जिन्होंने मुझे नफरत से देखते हुए कहा कि देख लिया रीना, मेरा बेटा अब किस मुकाम पर है। अब वो तुम जैसी लड़कियों को गिलास पकड़ने के लिए भी नहीं रखता। इसलिए बेहतर है कि अपनी औकात में रहो और हमारे घर के ख्वाब देखना छोड़ दो। मैंने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि खामोशी से हॉल से बाहर निकल आई। मुझे अब यकीन हो गया था कि साहिल की ज़िंदगी से निकल जाना ही मेरे लिए सबसे बड़ी कामयाबी होगी। उस रात मैंने अपनी डायरी में लिखा कि साहिल, थैंक यू, तुमने मुझे बोझ कहकर मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा रास्ता दिखा दिया है। अब मैं तुम्हें अपनी कामयाबी का वो नज़ारा दिखाऊंगी जहाँ तुम मेरी तरफ देखोगे तो तुम्हारी गर्दन में घमंड का वो सिरा टूट जाएगा जिस पर आज तुम्हें इतना प्राउड है। साहिल की हंसी पूरे हॉल में गूंज रही थी और मुझे मजबूत कर रही थी। अब मैं वो कमज़ोर लड़की नहीं थी जिसका सहारा साहिल था, बल्कि अब मैं खुद अपना सहारा बनने के लिए तैयार थी। साहिल ने जिस लड़की को एक बोझ समझकर अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया था, उसे खबर ही नहीं थी
कि ये बोझ एक दिन उसके पूरे करियर के लिए सबसे बड़ी परेशानी बनकर सामने आएगा। मैंने शहर की इस भारी रात में अपने पापा का हाथ थामकर कहा कि पापा, अब हम यहाँ से कभी पलटकर नहीं जाएंगे जब तक मैं खुद को कुछ बना नहीं लूंगी। पापा ने अपनी बेटी की आंखों में वो भरोसा देख लिया जो पहाड़ों को भी चीर सकता है। साहिल अपने घमंड की दुनिया में मगन रहा, जबकि मैंने अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनाकर अपनी नई कहानी लिखना शुरू कर दिया था, जिसमें साहिल जैसे इंसानों के लिए सिर्फ पछतावा ही बचा था। साहिल के दोस्त उसकी कामयाबी की तारीफ कर रहे थे और वह अपनी कुर्सी पर फैलकर बैठा हुआ, ऐसा लग रहा था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। मगर उसे क्या पता था कि असली जीत तो उस लड़की की होने वाली है जिसे उसने ग्लास पकड़ने वाली एक आम सी लड़की समझा था। और अब वक्त का हर लम्हा साहिल की बदनामी और मेरी कामयाबी की तरफ बढ़ रहा था। मैंने हॉस्टल के एक छोटे से कमरे में अपनी जिंदगी की किताब का एक नया पन्ना खोला था, जहां रात के 2 बजे भी मैं लैंप की धीमी रोशनी में फाइलें फैलाकर बैठी रहती थी। मेरी रूममेट सोनाली ने कई बार नींद में करवट बदलकर मेरी तरफ देखा और आखिरकार उठकर बैठ गई। सोनाली ने अंगड़ाई लेते हुए कहा कि अनुषा, तुम पागल हो जाओगी। आखिर ये कौन सा एग्जाम है जिसके लिए तुमने अपनी नींद और सुकून खराब कर लिया है? क्या तुम्हें जिंदगी में थोड़ी भी फुर्सत नहीं चाहिए? मैंने अपनी थकी हुई आंखों को मसला और एक लंबी सांस भरते हुए जवाब दिया कि सोनाली, फुर्सत उन लोगों का हक है जिनके पास खोने के लिए कुछ हो। मैं तो अपनी पहचान की तलाश में निकली हूँ। मुझे अपनी नींदों का सौदा करके वो ख्वाब खरीदना है जो मेरे अपनों ने मुझसे छीन लिया। सोनाली ने मेरी टेबल पर रखी किताबों के ढेर को देखते हुए हैरत से पूछा, मगर तुमने घर वालों को बताया क्यों नहीं कि तुम्हें इस साल का सबसे बड़ा मेरिट स्कॉलरशिप मिल चुका है? तुम्हारे पापा तो खुशी से पागल हो जाएंगे। आखिर तुम क्यों खुद को एक छुपी हुई जिंदगी में कैद कर रही हो? तुम अपने रिश्तेदारों पर अपनी एजुकेशन क्यों जाहिर नहीं करना चाहती? आखिर क्या वजह है? मैंने एक गहरी खामोशी के बाद जवाब दिया कि अभी वक्त नहीं आया सोनाली। अगर मैंने अभी बता दिया तो मेरी फुप्पो फिर कोई नया तमाशा खड़ा कर देंगी। वो समझती हैं कि मैं यहाँ किसी फैक्ट्री में काम कर रही हूँ या सिर्फ वक्त बर्बाद कर रही हूँ। उन्हें ऐसा ही सोचने दो, क्योंकि जब खामोशी से बड़ी कामयाबी दस्तक देती है तो उसका शोर पूरी दुनिया सुनती है। इसी बीच मेरे फोन पर मेरे पापा की कॉल आई। मैंने आवाज ठीक की और फोन कान से लगाया। पापा की आवाज में फिक्र थी। उन्होंने पूछा कि बेटी रीना, तुम वहाँ कैसे गुजारा कर रही हो? सुना है शहर में बहुत महंगाई है। अगर पैसों की जरूरत हो तो बता देना, मैं अपनी जमीन का एक छोटा सा हिस्सा बेच दूंगा, मगर तुम अपनी पढ़ाई अधूरी मत छोड़ना। मेरी आंखों में आंसू आ गए, मगर मैंने आवाज को मजबूत बनाकर कहा कि नहीं पापा, मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ एक छोटे से ऑफिस में टाइपिंग का काम करती हूँ। इससे मेरा गुजारा बहुत अच्छा हो रहा है। आप बस अपनी सेहत का ख्याल रखिए। पापा ने प्यार से कहा, बेटी, काश मैं तुम्हें साहिल जैसे प्रोफेसर की तरह बड़े कॉलेज में भेज पाता, मगर मैं मजबूर हूँ। मैंने मुस्कुराकर कहा, पापा, प्रोफेसर होना सिर्फ एक पोजीशन है, असली मकाम तो दिल से मिलता है। आप फिक्र मत करिए, मैं आपको वो मुकाम दूंगी जो किसी प्रोफेसर के ख्वाब में भी नहीं होगा। फोन बंद करते ही मैं दोबारा अपनी फाइलों में मगन हो गई। मैंने एक खुफिया मिशन की तरह अपनी सीएसएस की तैयारी को जारी रखा हुआ था। मेरा ये रूप बिल्कुल वैसा ही था जैसे किसी जासूस का होता है। मैं कॉलेज जाती तो वहाँ की कैंटीन में बैठने के बजाय लाइब्रेरी के उस हिस्से में चली जाती जहाँ पुरानी धूल भरी किताबें रखी हुई होती थी। एक दिन मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल ने मुझे ऑफिस पे बुलाया और कहा कि अनुषा, हमें प्राउड है कि आपने पहले पोजीशन हासिल की है और अब आपको एक गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल गिफ्ट दिया जा रहा है। क्या हम आपके खानदान को इस फंक्शन में इनवाइट करें? मैंने बहुत प्यार से सर झुकाकर कहा कि माफ़ी चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मेरी ये कामयाबी अभी छुपी ही रहे। मैं नहीं चाहती कि मेरे गांव में किसी को पता चले कि मैं क्या कर रही हूँ। प्रिंसिपल ने हैरत से पूछा कि ऐसा क्यों मैडम, कामयाबी तो बांटने से बढ़ती है। मैंने जवाब दिया कि सर, कुछ जख्म ऐसे होते हैं जिनका मरहम सिर्फ जीतना होता है, और मेरी जीत अभी अधूरी है। जिस दिन मैं इस कुर्सी पर बैठूंगी जहां से इंसाफ चलता है, उस दिन मैं खुद दुनिया को बताऊंगी
कि नालायक कही जाने वाली लड़की ने क्या कर दिखाया है। मेरी इस बात से प्रिंसिपल खामोश हो गए। मैंने दिन रात एक कर दिए थे। मैं 2 घंटे की नींद लेती और बाकी वक्त कानून की किताबों में गुजार देती। मेरी आंखों में गड्ढे पड़ गए थे, मगर मुझे इसकी कोई फिक्र नहीं थी। मैं अक्सर रात को खिड़की के पास खड़ी होकर साहिल की उन बातों को दोहराती थी कि तुम एक बोझ हो, और फिर मैं एक नई हिम्मत के साथ पढ़ने बैठ जाती थी। मैंने अपनी स्कॉलरशिप की रकम को संभाल कर रखा था और इससे महंगी किताबें और नोट्स खरीदे थे ताकि मेरी तैयारी में कोई कमी न रहे। मेरी जिंदगी के इस दौर में मुझे कई बार तंगी का सामना करना पड़ा था, मगर मैंने कभी हार नहीं मानी। एक बार मेरी फुप्पो ने मुझे कॉल की और ताने भरे लहजे में पूछा कि सुना है तुम शहर में बहुत बड़ी अफसर बन गई हो, कितना कमा लेती हो आखिर। मैंने बहुत सुकून से जवाब दिया और कहा कि फुप्पो, अभी तो बस सीख रही हूँ, जिस दिन कमाऊंगी तो आपको पता चल जाएगा। फुप्पो ने जोर से हंसते हुए कहा, हाँ हाँ, वो तो हमें पता है कि तुम क्या कमा रही होंगी। मेरी बात मानो और वापस आ जाओ। साहिल की शादी हो रही है एक बहुत पढ़ी लिखी लड़की से कम वहाँ कामकाज में हाथ बटा देना। मैंने दिल पर पत्थर रखकर कहा, आप फिक्र मत करिए फुप्पो, मैं उस दिन जरूर आऊंगी और आपको अपनी कमाई का हिसाब भी दूंगी। मैंने फोन रखकर खुद से वादा किया कि अब मेरी ये खुफिया पहचान अपने अंजाम की तरफ बढ़ रही है। मैंने अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और अब सिर्फ एग्जाम के रिजल्ट का इंतजार था। मैं जानती थी कि मेरी ये खामोशी एक ऐसे तूफान से पहले की खामोशी है जो साहिल के घमंड को हमेशा के लिए खामोश कर देगी। मेरी ये कहानी इस बात की गवाही थी कि जब कोई लड़की अपनी बेइज्जती को ताकत बना लेती है, तो फिर उसे गिराने वाला कोई पैदा नहीं होता। मैंने अपनी सारी कामयाबी को एक फाइल में बंद रखा था और उस फाइल का नाम रखा था मेरा जवाब। ये जवाब बहुत जल्दी ही सबके सामने आने वाला था और मेरी ये खुफिया पहचान अपनी मंजिल के बिल्कुल पास आ चुकी थी। आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई थी। शहर के गवर्नमेंट कॉलेज का बड़ा हॉल आज बहुत रोशनी और रंग बिरंगे झंडे से सजा हुआ था। जहां आज डिग्री डिस्ट्रीब्यूशन का फंक्शन था। साहिल, जो अब उस कॉलेज का सबसे बड़ा प्रोफेसर माना जाता था, स्टेज पर खड़ा अपने जूनियर्स और स्टूडेंट पर रस्सी जमा रहा था। उसके चेहरे पर वही पुराना घमंड था जो वक्त के साथ साथ और गहरा हो गया था। उसने अपनी कलाई पर बंधी हुई महंगी घड़ी देखते हुए गुस्से से एक स्टूडेंट से कहा कि अरे भाई, तुम लोग अभी तक सोफे ठीक नहीं कर सके। तुम्हें मालूम भी है कि आज हमारे मेहमान कौन हैं? वो इस शहर की नई असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जो अपने सख्त डिसिप्लिन की वजह से जानी जाती हैं। अगर उन्हें जरा भी गंदगी नजर आई तो पूरे कॉलेज की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। साहिल के करीब खड़े एक दूसरे प्रोफेसर ने मुस्कुराते हुए कहा कि साहिल यार, तुम फालतू में परेशान हो रहे हो। तुम्हारी मौजूदगी में कौन सी चीज गलत हो सकती है आखिर? तुम इन फंक्शन के इंचार्ज हो और तुम्हारा मैनेजमेंट पूरे शहर में मशहूर है। साहिल ने अपनी टाई ठीक की और घमंड से बोला, वो तो है साहब, मैं किसी भी काम में नालायकी बर्दाश्त नहीं करता, चाहे वो मेरा साथी हो या मेरा कोई रिश्तेदार। वैसे सुना है नई एसएपी साहिबा बहुत कम उम्र हैं और उन्होंने पहले ही साल में सीएसएस के एग्जाम में टॉप किया है। काश हमारे पास भी ऐसा दिमाग रखने वाले लोग होते, वरना यहाँ तो लोग इंटर करने में जिंदगियां गुजार देते हैं। उसका इशारा आज भी मेरी तरफ था। हॉल के पीछे बैठे कुछ स्टूडेंट आपस में बात कर रहे थे कि यार, आज प्रोफेसर साहिल कुछ ज्यादा ही उड़े उड़े लग रहे हैं, जैसे उन्हें किसी बड़ी खुशखबरी का इंतजार हो या फिर शायद वो चीफ गेस्ट को इम्प्रेस करना चाहते हैं। इसी बीच हॉल के दरवाजे पर एकदम हलचल मच गई और पुलिस के सायरन की आवाज दूर से पास आने लगी। साहिल ने गहरा सांस लिया और अपने कोट के बटन बंद करते हुए अपनी टीम से कहा कि सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ और देखो, जैसे ही वो अंदर आए तो फूलों की पत्तियां बरसाना शुरू कर देना। किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। तभी कॉलेज का चपरासी भागता हुआ आया और कांपते हुए बोला कि साहब, गाड़ियां गेट पर पहुंच गई हैं और प्रोटोकॉल अफसर कह रहे हैं कि मैडम बिल्कुल अभी हॉल में दाखिल होंगी। साहिल ने एक बार फिर हॉल को देखा। उसे महसूस हुआ कि जैसे हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी और दिल की धड़कन खुद ही तेज हो रही थी। उसने सोचा कि शायद ये इतने बड़े ऑफिसर से मिलने का दबाव है। उसने बुलंद आवाज में कहा कि स्टूडेंट्स खामोश हो जाएं और अपनी जगह पर बैठे रहें।
हमारे खास मेहमान आ रहे हैं। हॉल में एकदम सन्नाटा छा गया और सबकी नजरें उस बड़े दरवाजे पर जम गईं जहां से असिस्टेंट कमिश्नर को आना था। साहिल स्टेज से नीचे उतरा और गुलदस्ता थामे बिल्कुल सामने खड़ा हो गया। उसके दिमाग में इस वक्त सिर्फ अपनी कामयाबी और अपनी पोजीशन का रौब था। उसे लग रहा था कि आज वो इस फंक्शन का सबसे बड़ा सितारा है और चीफ गेस्ट के साथ उसकी तस्वीर कल के अखबार में सबसे ऊपर होगी। तभी दरवाजा खुला और पुलिस के जवानों ने रास्ता बनाया। तभी एक शानदार पर्सनालिटी वाली औरत जिसने ब्राउन कलर के कपड़े पहन रखे थे हॉल में आई। मेरी इज्जत में सब लोग अपनी जगह से खड़े हो गए थे। साहिल ने मुस्कुराते हुए सर झुकाए फ्लावर बुके पेश करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया, मगर जैसे ही उसकी नज़र चीफ गेस्ट के चेहरे पर पड़ी, उसके हाथ बर्फ की तरह ठंडे पड़ गए और जबान बिल्कुल बंद हो गई। सामने वही रीना खड़ी थी जिसे उसने जाहिल और बोझ कहकर ठुकराया था। मेरी आंखों में अब वो पुरानी डरपोक लड़की नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो साहिल के सारे घमंड को खत्म कर रही थी। मैंने बहुत सुकून से साहिल के कांपते हुए हाथों से बुके लिया और एक हल्की सी मगर घमंडी मुस्कुराहट के साथ कहा कि थैंक यू प्रोफेसर साहब। सुना है आप इस फंक्शन के इंचार्ज हैं। उम्मीद है कि यहाँ डिसिप्लिन वैसा ही होगा जैसा आपके शब्दों में होता है। साहिल के हलक में कांटे चुभने लगे और वो चाहकर भी एक शब्द नहीं बोल सका। उसे ऐसा लगा जैसा पूरा हॉल घूम रहा हो। उसके साथी प्रोफेसर ने हैरत से उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा कि साहिल यार, तुम्हें क्या हुआ है? तुम हैरान क्यों हो गए हो? मैडम को स्टेज की तरफ लेकर चलो। साहिल ने लड़खड़ाते कदमों के साथ मुझे रास्ता दिया और मैं बड़े घमंड के साथ स्टेज की तरफ बढ़ गई। मेरे पीछे चलते हुए साहिल को अपनी पूरी जिंदगी एक फिल्म की तरह नजर आने लगी। वो ताने, वो नफरत भरी बातें जो उसने मेरे लिए कही थी, आज वो सब उसके अपने चेहरे पर दिख रही थी। हॉल में मौजूद हर इंसान मेरी तारीफ कर रहा था और साहिल को ऐसा लग रहा था जैसे उसे खुलेआम फांसी दी जा रही हो। वो बार बार सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है कि एक इंटर फेल लड़की इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गई और उसे खबर तक न हुई। मैंने स्टेज पर जाकर माइक संभाला और अपनी बात करना शुरू की। मेरी आवाज में वही ठंडक थी जो एक जीतने वाले की आवाज में होती है। मैंने कहा कि यहाँ मौजूद सारे स्टाफ और स्टूडेंट को मेरी तरफ से हेलो। आज मैं यहाँ एक प्रोफेसर के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसी मिसाल के तौर पर आई हूँ जिसे कभी नालायक कहकर ठुकरा दिया गया था, मगर वक्त ने साबित कर दिया कि इरादा मजबूत हो तो किस्मत बदलने में देर नहीं लगती। साहिल स्टेज के एक कोने में खड़ा पसीना साफ कर रहा था और उसे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी हार का एहसास हो रहा था। उसे अब वो बेचैनी समझ नहीं आ रही थी जो हवा में फैली हुई थी। ये बेचैनी दरअसल उसकी अपनी बेइज्जती की दस्तक थी और मेरी जीत का वो ऐलान था जिसने आज उसके सारे घमंड को खाक में मिला दिया था। साहिल ने महसूस किया कि आज वो सितारा नहीं, बल्कि एक ऐसा बुझा हुआ चिराग है जिसकी रोशनी मेरे सामने बिल्कुल गायब हो चुकी है। मैं अब स्टेज की बड़ी कुर्सी पर बैठी थी जहां से मैं पूरे हॉल पर एक नज़र डाल रही थी, जबकि साहिल की हालत उस मुजरिम जैसी थी जिसे फांसी की सजा देने के लिए खड़ा किया गया हो। वो स्टेज के एक कोने में खड़ा बार बार अपने माथे से पसीना साफ कर रहा था और उसके दिल में एक तूफान इकट्ठा था। आखिर ये सब कैसे हुआ? कब हुआ? साहिल ने हिम्मत जमा की और जब मेरे पास से गुजरने लगा तो उसने बहुत धीमी आवाज में कहा कि रीना, ये तुम हो ना? क्या तुम सच में वही हो ना? मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रहा हूँ। मैंने अपनी फाइल से नजरें हटाई और साहिल की तरफ ऐसे देखा जैसे मैं उसे पहचानती ही नहीं हूँ। माफ कीजिएगा मिस्टर साहिल, आप इस वक्त एक सरकारी फंक्शन में हैं और आपका इस तरह के गेस्ट से पर्सनल मैटर में बात करना आपके डिसिप्लिन के खिलाफ है। साहिल को ऐसा लगा जैसे मैंने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा हो। उसने तड़प कर कहा, रीना, मैं तुम्हारा साहिल हूँ, तुम्हारा कजिन, तुम्हारा मंगेतर। क्या तुम वो सब भूल गई हो जो हमारे बीच था? मैंने एक गहरा सांस लिया और शर्ट ठीक करते हुए कहा, मेरी याददाश्त में सिर्फ वो लोग हैं जिनका दिल बड़ा हो और जो रिश्तों की इज्जत करना जानते हों। बाकी सब लोग मेरे लिए सिर्फ फाइल के मुर्दों के शब्दों की तरह हैं। साहिल के पैरों के नीचे से जमीन निकल रही थी। उसे वो वक्त याद आ रहा था जब वो मुझे ए लड़की कहकर पुकारता था और आज वही लड़की उसे मिस्टर साहिल कहकर उसकी औकात बता रही थी। इस दौरान हॉल में मौजूद एक प्रोफेसर ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा कि मैडम, क्या आप प्रोफेसर साहिल को पहले से जानती हैं?
क्योंकि उनका चेहरा बता रहा है कि वो बहुत हैरान हैं। मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया कि प्रोफेसर साहब, हैरानी तो जाहिलों को होती है। मैं तो सिर्फ ये देख रही हूँ कि इस कॉलेज का डिसिप्लिन कैसा है, जहाँ का स्टाफ अपने मेहमानों का वेलकम करने की बजाय उनके ज़िंदगी के किस्सों में दिलचस्पी रखते हैं। साहिल को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे भरी महफिल में कोड़े मारे जा रहे हों। वो वहाँ से हटकर पीछे की तरफ चला गया, जहाँ उसकी माँ अभी तक सदमे की हालत में बैठी थी। उन्होंने साहिल का हाथ पकड़कर काँपती हुई आवाज़ में कहा कि साहिल बेटा, ये तो वही नालायक लड़की है ना जिसे हमने घर से निकाला था। ये इतनी बड़ी ऑफिसर कैसे बन गई? कहीं ये कोई धोखा तो नहीं? साहिल ने अपनी माँ का हाथ झटक दिया और गुस्से से बोला कि मम्मी, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं है। आपकी उस जबान ने मेरा सब कुछ बर्बाद कर दिया है। वो जिस कुर्सी पर बैठी है, वहां तक पहुंचने के लिए उसने कितना सफर तय किया है, ये तो मैं नहीं जानता, मगर उसकी आंखों की शक्ति बता रही है कि उसने हम सबको अपने दिल से निकाल फेंका है। उसकी माँ ने हिचकिचाते हुए कहा कि तो क्या हुआ? आखिर है तो मेरी भतीजी ही ना। मैं अभी जाकर इससे मिलती हूँ और उससे कहती हूँ कि बेटा, वो सब एक मजाक था। साहिल ने सख्ती से कहा कि मम्मी, वो मजाक नहीं था, वो नफरत थी, और अब वो नफरत हमें वापस मिल रही है। मैंने स्टेज से ऐलान किया कि मैं चाहती हूँ कि प्रोफेसर साहिल स्टेज पर आएं और आज के टॉपर्स को सर्टिफिकेट दें। साहिल जब कांपते कदमों से स्टेज पर आया, तो मैंने एक शील्ड उसकी तरफ बढ़ाई और उसके कान में बहुत धीरे से कहा कि साहिल साहब, ये इनाम उन बच्चों के लिए है जो मेहनत करते हैं। काश आपने अपनी डिग्री के साथ थोड़ी सी इंसानियत भी पढ़ी होती, तो आज आपको ऐसे नजरें चुराकर इनाम ना बांटने पड़ते। साहिल के हाथ शील्ड पकड़ते हुए कांप रहे थे। उसे लगा जैसे मैंने उसे सबके सामने बेइज्जत कर दिया हो। उसने एक बार फिर कोशिश की कि मुझसे इमोशनल होकर बात कर सके। उसने कहा कि रीना, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। मेरी माँ ने जो कहा वो गलत था। मैं तुम्हें ढूंढता रहा। मैंने एक जोरदार हंसी हंसी जो सिर्फ साहिल को सुनाई दी थी और कहा कि झूठ बोलने के लिए अकल चाहिए होती है प्रोफेसर साहब। आप मुझे नहीं बल्कि अपने घमंड को ढूंढ रहे थे, जो आज मेरे जूते के नीचे दब चुका है। साहिल वहां से भाग जाना चाहता था, मगर वो प्रोटोकॉल की जंजीरों में जकड़ा हुआ था। मैंने पूरे फंक्शन के बीच साहिल को एक मामूली नौकर की तरह ट्रीट किया। कभी उसे फाइल लाने का कहती, तो कभी उसे स्टेज की लाइट ठीक करने का ऑर्डर देती थी। साहिल के दोस्त जो उसके रौब के गुण गाते थे, अब उसके बारे में बातें कर रहे थे कि देखो यार, प्रोफेसर साहब की तो हवा निकल गई। ये मैडम तो उन्हें 1 मिनट का सुकून नहीं दे रही। साहिल को वो अपनी जिंदगी का सबसे लंबा और खतरनाक दिन लग रहा था। उसे बार बार वो मंजर याद आ रहा था जब उसने मुझे शादी हॉल में गिलास पकड़ाया था, और आज मैं उसे फाइलों के ढेर में उलझा रही थी, अपनी ताकत का एहसास दिला रही थी। मैंने फंक्शन पर स्पीच दी थी और कहा था कि जिंदगी में कभी भी किसी को उसकी कमजोरी का ताना मत देना, क्योंकि वक्त के पास एक ऐसा तराजू है जो पल भर में नालायक को लायक और लायक को नालायक बना देता है। मैंने साहिल की तरफ देखकर ये बात कही थी कि कुछ लोग प्रोफेसर बनकर भी जाहिल रह जाते हैं और कुछ लोग नालायक कहलाकर भी पूरी दुनिया पर राज करते हैं। साहिल का सर शर्म से झुक गया और वो एक शब्द भी नहीं बोल सका। मैं अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गई और साहिल वहीं खड़ा मुझे दूर जाते हुए देख रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसने हीरा गंवा दिया है और अब उसके पास सिर्फ पछतावे की खाक बची है। साहिल की माँ मेरी गाड़ी के पीछे भागी। बेटा, एक बात तो सुनती जाओ। मगर मैंने शीशा ऊपर कर लिया और अपने ड्राइवर से कहा, चलो यहाँ से, मेरा काम खत्म हो गया है। साहिल ने उस रात घर जाकर अपना वो सारा घमंड टूटते हुए देखा और उसे समझ आ गई कि जब किसी का दिल छोटा हो तो बड़ी सी बड़ी डिग्री भी उसे इज्जत नहीं दिला सकती। साहिल अपनी ही नजरों में गिर चुका था। अगले दिन का सूरज अभी निकला भी नहीं था कि साहिल की माँ ने अपने बेहतरीन जोड़े निकाले और साहिल को जबरदस्ती तैयार करके मेरे सरकारी रेस्ट हाउस पर ले आई। उनके हाथ में मिठाई का एक बड़ा टोकरा था और चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट थी जैसे वो बरसों से मेरी कामयाबी की दुआएं कर रही हों। रेस्ट हाउस के गार्ड ने उन्हें रोका तो उन्होंने बिगड़कर कहा, अरे भाई हटो, सामने से पता नहीं है कि मैं तुम्हारी मैडम की सगी फुप्पो हूँ और ये मेरा बेटा साहिल है, जो शहर का सबसे बड़ा प्रोफेसर है। हम अपनी बेटी से मिलने आए हैं। गार्ड ने जब अंदर बताया तो मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बैठने का ऑर्डर दिया। मैं जब कुछ मिनट बाद वहां आई तो वो मुझे देखकर खड़ी हो गई
और लपक कर मुझे गले लगाने की कोशिश करने लगी। मैंने बहुत इज्जत से कदम पीछे हटाए और सोफे पर बैठते हुए कहा कि बैठ जाइए फुप्पो, मिठाई किस खुशी में लाई हैं? क्या साहिल साहब की कहीं बड़ी जगह शादी तय हो गई है? फुप्पो ने फौरन मिठाई का टोकरा टेबल पर रखा और बोली कि अरे नहीं मेरी बेटी, मैं तो कल रात से सोई नहीं, खुशी के मारे कि मेरी बच्ची इतनी बड़ी ऑफिसर बन गई है। मैं तो साहिल से कह रही थी कि देख साहिल, तेरी रीना ने तो पूरे खानदान का नाम रोशन कर दिया है। और बचपन की बात तो और थी, वो तो हम सब नादान थे जो तेरी कदर ना कर सके। साहिल जो सर झुकाए कोने में बैठा था, उसने हिम्मत करके मेरी तरफ देखा और बोला कि रीना, देखो मम्मी ठीक कह रही हैं, हमसे गलती हो गई, हमें तुम्हारी कामयाबी का अंदाज़ा नहीं था। मैं अब भी इस रिश्ते से राज़ी हूँ जो हमारे बड़ों ने बचपन में जोड़ा था। मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूँगा जो मैं पहले नहीं दे सका। मैंने गहरा साँस लिया और अपने टेबल पर रखी फ़ाइल को बंद करते हुए कहा कि साहिल साहब, आपको शायद कुछ गलतफ़हमी हुई है। बचपन की बात सच में और थी। तब मैं एक नादान लड़की थी। वो समझती थी कि रिश्ते मोहब्बत से निभाए जाते हैं, मगर आपकी माँ ने मुझे सिखाया है कि रिश्ते तो डिग्रियों के तराजू में तोले जाते हैं। और उन्होंने फौरन मेरी बात काटते हुए कहा कि अरे नहीं बेटा, वो तो मैंने इसलिए कहा था ताकि तुम्हारे अंदर पढ़ने का शौक पैदा हो जाए। देखो, आज मेरी उस डांट की वजह से तुम यहाँ तक पहुँची हो। अब छोड़ो इन पुरानी बातों को और शादी की तारीख पक्की करो। साहिल अब प्रोफेसर है और तुम इतनी बड़ी ऑफिसर, तुम दोनों की जोड़ी तो पूरे शहर में मिसाल बनेगी। मेरे होठों पर एक जहरीली मुस्कुराहट आई और मैंने उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा कि मुझे आपके वो शब्द आज भी याद हैं कि मेरा बेटा प्रोफेसर बन गया है और तुम्हारी नालायक बेटी इंटर में 2 बार फेल हो चुकी है। हम ये रिश्ता करके अपनी नाक नहीं कटवाएंगे। याद है ना आपको ये बातें? उनका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया और वो हकलाने लगी कि वो तो बेटा गुस्से में ज़बान से निकल गया था। मैंने हाथ के इशारे से उन्हें खामोश किया और बहुत इज्जत भरे लहजे में कहा कि अब मेरा मुकाम वो नहीं रहा जो आपके बेटे के बराबर हो। अब मैं असिस्टेंट कमिश्नर हूँ और आपका बेटा सिर्फ एक प्रोफेसर है। मुझे अपनी इज्जत नहीं गिरानी और ना ही मुझे कोई ऐसा रिश्ता करके अपने मुकाम की नाक कटवानी है। लोग क्या कहेंगे कि एक ग्रेड 17 की ऑफिसर ने एक मामूली से जाहिल और छोटे दिल के इंसान से शादी कर ली। साहिल तड़प कर उठा और बोला कि रीना, तुम बदला ले रही हो? क्या तुम हमारी मोहब्बत को भुला दोगी? मैंने कुर्सी से उठते हुए कहा कि मोहब्बत तो आपने उसी दिन खत्म कर दी थी जब मुझे शादी हॉल में गिलास पकड़ाया था। अब यहाँ सिर्फ सच्चाई बाकी है और सच्चाई ये है कि अब आप मेरे जोड़ के नहीं हैं। साहिल की माँ ने रोते हुए कहा कि रीना बेटा, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। साहिल जीते जी मर जाएगा। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया और कहा कि पप्पो, अब आप जाइए यहाँ से, मुझे बहुत से ज़रूरी काम निपटाने हैं। और हाँ, ये मिठाई वापस ले जाइए क्योंकि मुझे अब आपके हाथ का टेस्ट कड़वा लगता है। साहिल और उसकी माँ जब रेस्ट हाउस से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर लालच और बेइज्जती के एक्सप्रेशन मिले हुए थे। मैंने खिड़की से उन्हें जाते हुए देखा और एक ठंडी आह भरी। मुझे लगा जैसे आज मेरे सीने का वो बोझ उतर गया है जो मुझे बरसों से सोने नहीं देता था। मैंने साबित कर दिया कि जब इंसान अपने आप को पहचान लेता है तो दुनिया के सारे बड़े लोग उसके सामने छोटे पड़ जाते हैं और लालची रिश्तों की औकात एक कोड़ी से ज्यादा नहीं रहती। अगले दिन मैंने अपने ऑफिस की बड़ी टेबल पर फैली हुई फाइलों को बहुत बारीकी से देखा जिसमें कॉलेज के फंड्स और एग्जाम की खुफिया रिश्वतें दर्ज हुई थीं। मैंने अपने सामने खड़े इंस्पेक्टर से पूछा, क्या तुम इस बात पर पूरा यकीन रखते हो कि प्रोफेसर साहिल अब उन सारे रिश्वतदारों के साथी हैं? इंस्पेक्टर ने सर झुकाकर जवाब दिया कि जी मैडम, सारे ठोस सबूत इसी तरफ इशारा करते हैं कि वो स्टूडेंट से पैसे लेकर ना सिर्फ पेपर आउट करते हैं बल्कि कॉलेज की लाइब्रेरी के नाम पर आने वाले लाखों रुपए के फंड्स भी उनके पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। मैंने चेहरे पर एक सख्त मुस्कुराहट सजाई और मैंने ऑर्डर दिया कि कल सुबह साहिल को इन्वेस्टिगेशन के लिए मेरे ऑफिस लाया जाए। अगले दिन जब साहिल हथकड़ियों के बिना मगर 2 सिपाहियों के पहरे में मेरे सामने पेश हुआ तो उसके चेहरे की रंगत उड़ी हुई थी। मैंने कुर्सी से पीछे टेप लगाते हुए बड़े सुकून से कहा कि कहिए प्रोफेसर साहब, आप तो एजुकेशन का सौदा करने वाले निकले। हम तो समझते थे कि आप सिर्फ रिश्तों की बोली लगाना जानते हैं, मगर आपने तो अपने मुकाम को भी नहीं छोड़ा। साहिल ने हकलाते हुए कहा कि रीना, ये सब कुछ झूठ है।
ये मेरे खिलाफ साजिश है। मैं एक इज़्ज़तदार प्रोफ़ेसर हूँ, तुम अपने पुराने बदले की आग में मेरी इज़्ज़त बर्बाद कर रही हो। मैंने एक मोटी फ़ाइल उसके सामने पटकी और ज़ोरदार आवाज़ में कहा कि बदला लेने के लिए मुझे इतनी मेहनत की ज़रूरत नहीं थी साहिल साहब। ये वो रसीद है जिन पर आपके सिग्नेचर हैं और ये वो बैंक स्टेटमेंट हैं जो बता रही हैं कि आपके पास इतनी दौलत कहाँ से आई। क्या एक प्रोफ़ेसर की सैलरी इतनी होती है कि वो शहर के महँगे इलाके में बंगला खरीद सके? साहिल की ज़बान बंद हो गई और वो कुर्सी पर ढेर हो गया। उसने रोते हुए रिक्वेस्ट की कि रीना, ऊपर वाले के वास्ते मुझे माफ़ कर दो। मेरी माँ जीते जी मर जाएँगी अगर उसे पता चला कि मैं जेल जा रहा हूँ। मैंने टेबल पर झुककर उसकी आँखों में देखा और कहा कि जब आप गरीब स्टूडेंट का फ्यूचर बेच रहे थे, तब आपको अपनी माँ की इज़्ज़त का ख़्याल क्यों नहीं आया? आपने मुझे नालायक कहा था क्योंकि मैं एक एग्ज़ाम में फ़ेल हुई थी, मगर आप तो ज़िंदगी के एग्ज़ाम में फ़ेल हो चुके हैं। साहिल ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं सब कुछ वापस कर दूँगा, तुम बस ये केस फाइल मत करो, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। मैंने नफ़रत से अपना मुँह मोड़ा और कहा कि कानून के पैर नहीं होते प्रोफ़ेसर साहब, सिर्फ़ हाथ होते हैं। जब आपके कॉलर तक पहुँच चुके हैं, आपने जिस घमंड की बुनियाद पर मुझे बोझ कहा था, आज वो घमंड आपके अपने काले करतूतों के नीचे दबकर रो रहा है। साहिल को इस वक़्त अपनी औकात का अंदाज़ा हुआ जब मैंने फ़ोन उठाया और ऑर्डर दिया कि इस मुजरिम को जेल में डाला जाए। साहिल की चीखें पूरी ऑफ़िस में गूंज रही थीं, मगर मेरा दिल पत्थर हो चुका था क्योंकि मैं जानती थी ऐसे लोग सिर्फ़ सोसाइटी में कैंसर की तरह होते हैं। मैंने साबित कर दिया कि सच्ची कामयाबी सिर्फ़ पोज़ीशन से नहीं, बल्कि ईमानदारी से होती है और साहिल का अंजाम उन सारे लोगों के लिए था, जो दूसरों को नीचा दिखाकर खुद को आसमान पर समझते हैं। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि आज मेरे पापा की इज़्ज़त सच में ठीक हो गई है क्योंकि इंसाफ़ हो चुका था और साहिल का असली चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका था। वो प्रोफ़ेसर जो कभी अपनी डिग्रियों पर घमंड करता था, आज एक मुजरिम की तरह सर झुकाए अपनी सच्चाई के सामने खड़ा था और मेरी ईमानदारी ने साबित कर दिया था कि मैं सच में इस मुकाम की हकदार थी जहां मैं आज खड़ी हूँ। रात के अंधेरे ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले रखा था और रेस्ट हाउस के बगीचे में लगे पीले लैंप की रोशनी में धुंधलाई हुई जमीन पर साहिल किसी साए की तरह मेरा इंतजार कर रहा था। जब मैं अपने सरकारी काम खत्म करके गाड़ी से उतरी तो मेरी नज़र अंधेरे में दुबके हुए उस इंसान पर पड़ी जिसका घमंड अब मिट्टी में मिल चुका था। साहिल ने काँपती हुई आवाज़ में पुकारा कि रीना, क्या 1 मिनट के लिए रुक सकती हो? मैंने अपने लोगों को पीछे रहने का इशारा किया और साहिल के पास जाकर बहुत सख्त लहज़े में पूछा कि प्रोफ़ेसर साहब, इस वक़्त यहाँ आपका होना कानून के खिलाफ़ है। क्या आपको अभी तक अपने हालात का अंदाज़ा नहीं हुआ? साहिल ने अपनी आँखों से बहते आँसुओं को साफ़ किया और मेरे कदमों के पास बैठते हुए बोला कि रीना, मुझे जितनी सज़ा देनी है दे दो, मुझे जेल भेज दो, मेरी जायदाद ले लो, मगर ऊपर वाले के वास्ते अपनी इन आँखों से वो नफ़रत ख़त्म कर दो जो मुझे अंदर से जला रही है। मैं मानता हूँ कि मैं एक घटिया इंसान हूँ, मैंने तुम्हारी मोहब्बत की कद्र नहीं की और अपनी माँ के घमंड को अपना लिया। मुझे माफ़ कर दो रीना, मैं वही साहिल हूँ जो कभी तुम्हारे लिए तितलियाँ पकड़ता था। मैंने एक लंबी और गहरी सांस ली और आसमान की तरफ देखकर सख्त लहजे में कहा कि साहिल साहब, कितना आसान है ना ये कह देना कि मुझे माफ़ कर दो। क्या आपको याद है वो रात जब आपकी माँ ने मेरे पापा की पगड़ी उछाली थी और आप वहाँ खड़े मुस्कुरा रहे थे? क्या आपको याद है जब मैंने शहर आने के लिए बस का किराया इकट्ठा करने के खातिर अपनी माँ का आखिरी जेवर बेचा था? साहिल ने हिचकियाँ लेते हुए कहा कि रीना, मैं अंधा हो गया था, मुझे मेरी डिग्रियों ने अंधा कर दिया था। मैं समझता था कि तुम नालायक हो, तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है। मैंने उसकी बात काटते हुए बड़े सुकून से कहा कि नालायक मैं नहीं थी साहिल, नालायक तो आपका दिल था जिसने एक रिश्ते को सिर्फ डिग्री की बुनियाद पर खत्म कर दिया। आप आज मेरी इन आंखों में आंसू देखकर समझ रहे हैं कि मैं कमजोर पड़ जाऊंगी, तो सुन लीजिए कि आंखें सिर्फ जुदाई के आंसुओं से नहीं भीगती, बल्कि ये उन खून पसीने की मेहनत से भी भीगती हैं जो मैंने इन 5 सालों में बहाया है। जब आप एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर मेरे फेल होने के किस्से सुनाते थे, तब मैं शहर की सड़कों पर ठोकर खा रही थी। मैंने भूख काटी है, मैंने लोगों की जली कटी बातें सुनी हैं और मैंने अपनी ज़िंदगी का दिन-रात एक किया है।
उसके बाद ये मुकाम हासिल किया है। साहिल ने तड़प कर कहा कि मैं तुम्हारे हर जख्म को भर दूंगा, बस तुम एक बार कह दो कि तुमने मुझे माफ कर दिया। मैंने पीछे हटते हुए कहा कि माफी तो ऊपर वाला देता है साहिल, मैं तो सिर्फ इंसाफ करूंगी। आपने जो जुर्म किया है उसकी सजा आपको भुगतनी होगी। और रही बात जख्मों की, तो कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो भर तो जाते हैं, मगर इनके निशान इंसान को हमेशा याद दिलाते रहते हैं कि उसे किसके साथ चलना है और किसको पीछे छोड़ना है। साहिल ने रोते हुए कहा कि क्या तुम्हें मुझ पर जरा भी तरस नहीं आता? मैंने कहा कि तरस कमजोरों पर खाया जाता है, और आप अब इतने कमजोर हो चुके हैं कि आप पर तरस खाना भी वक्त की बर्बादी है। मुझे याद है जब मैंने आपका गिलास पकड़ा था और आपने मुझे नफरत से देखा था। आज वही गिलास टूट चुका है और उसकी किरची आपके अपने दिल में चुभ रही है। साहिल ने गर्दन झुका ली और बोला कि रीना, तुम बदल गई हो, तुम वो रीना नहीं रही। मैंने आखिरी बार उसकी तरफ देखा और कहा कि जी हाँ, मैं बदल गई हूँ, क्योंकि मुझे बदलने वाला कोई और नहीं, आप खुद थे। आपकी ठोकरों ने मुझे वो रास्ता दिखाया जिस पर चलकर मैं आज इस मुकाम पर हूँ, जहाँ से आप मुझे बहुत छोटे नजर आ रहे हैं। अब जाइए यहाँ से और सुबह अदालत में पेश होने की तैयारी कीजिए, क्योंकि मेरा पेन सिर्फ इंसाफ करता है। साहिल अंधेरे में गुम होता चला गया और मैं वहीं खड़ी अपनी कामयाबी की इस वक्त जीत को महसूस कर रही थी, जो मुझे एक बहुत बड़ी कीमत चुकाने के बाद मिली थी। अगले दिन अदालत की कार्यवाही शुरू होने से कुछ मिनट पहले मैंने साहिल को अपने पर्सनल चैम्बर में बुलाया, जहां कमरे की खामोशी साहिल के दिल की धड़कनों से ज्यादा भारी थी। साहिल कुर्सी के किनारे पर टिका हुआ अपने कांपते हाथों को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब मैंने टेबल पर रखी उसकी गिरफ्तारी की फाइल उठाई और उसे गौर से देखते हुए कहा कि साहिल साहब, आपको क्या लगता है कि मैंने ये सब सिर्फ इसलिए किया है कि आपने मेरा दिल तोड़ा था, या इसलिए कि आपकी माँ ने मेरी बेइज्जती की थी? साहिल ने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया कि रीना, मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, और तुम आज जो भी करोगी वो तुम्हारा हक है। मैंने एक लंबी सांस ली और फाइल बंद करते हुए कहा कि अगर ये सिर्फ मेरी पर्सनल बदले की बात होती तो मैं उसी दिन आपको सड़क पर बेइज्जत कर देती जिस दिन मैं इस शहर में आई थी। लेकिन मेरा मकसद उससे कहीं बड़ा था। मैंने ये सब उन सैकड़ों लड़कियों के लिए किया है जिन्हें आप जैसे लोग सिर्फ एक डिग्री ना होने की बुनियाद पर नालायक कह देते हैं, उनके ख्वाबों का गला घोट देते हैं। आपको पता है, जब आप किसी को जाहिल कहते हैं तो आप सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसके पूरे खानदान की बेइज्जती कर देते हैं। मैंने खुद को इसलिए बदला था कि मैं उन लड़कियों की आवाज बन सकूं जिन्हें सोसाइटी बोझ समझती है। साहिल ने शर्मिंदगी से सर झुकाया और बोला कि रीना, मुझे जो सजा देनी है दे दो, मगर अपनी इस नफरत से मुझे मत मारो। मैंने फाइल उसकी तरफ सरकाई और कहा कि साहिल साहब, इन सारे डॉक्यूमेंट में आपके खिलाफ इतने सबूत हैं कि अब आपकी बाकी जिंदगी जेल के पीछे गुजर सकती है, मगर मैं आज आपको गिरफ्तार नहीं करूंगी। साहिल ने हैरत से अपनी आंखें ऊपर उठाईं और पूछा कि क्या तुम मुझे माफ कर रही हो? मैंने सख्ती से मुस्कुराकर जवाब दिया कि नहीं साहिल साहब, मैं आपको गिरफ्तार नहीं करके आपको एक ऐसी जेल में डाल रही हूँ जहाँ से कोई आज़ाद नहीं हो सकता, और वो जेल आपका अपना बर्ताव है। मैं आपको आपके बर्ताव के हवाले करती हूँ। आप जब भी शीशे में अपना चेहरा देखेंगे तो आपको वो सारी लड़कियां याद आएंगी जिनके हक पर आपने डाका डाला, और वो रीना याद आएगी जिसे अपने पैरों के नीचे दबा दिया। आपकी सबसे बड़ी सजा ये होगी कि आप एक आज़ाद मुजरिम बनकर जिएंगे, और ये बोझ आपको कभी चैन से सोने नहीं देगा। साहिल की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने कांपती आवाज में कहा कि रीना, तुमने मुझे माफ न करके मुझे जीते जी मार दिया है। काश तुम मुझे जेल भेज देती तो शायद मेरा बोझ हल्का हो जाता। मैंने अपना मुंह मोड़ लिया और कहा कि अब जाइए यहाँ से, मेरा और आपका सफ़र यहीं ख़त्म होता है। इस बात के 2 दिन बाद पूरे शहर में ये खबर फैल गई थी कि प्रोफेसर साहिल ने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन कर दिया है और वो एक शांत ज़िंदगी गुजारने के लिए कहीं दूर चले गए हैं। साहिल ने अपना रेजिग्नेशन देते वक्त अपने साथियों से सिर्फ इतना कहा था कि जो एजुकेशन तुम्हें इज्जत करना ना सिखाए वो एजुकेशन नहीं बल्कि जहालत का बोझ है, और मैं अब इस बोझ को और नहीं उठा सकता। मैं अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर नए मिशन की तरफ जा रही थी जब मेरी फुप्पो रास्ते में खड़ी नजर आई। उनके चेहरे पर अब वो पुराना घमंड नहीं था, बल्कि एक ऐसी मायूसी थी जो शायद कभी खत्म नहीं होने वाली थी।
उन्होंने करीब आकर हाथ जोड़ने चाहे, मगर मैंने गाड़ी का शीशा नीचे नहीं किया, बल्कि अपनी नज़रें सामने सड़क पर जमाए रखीं। मैंने महसूस किया कि मेरा बदला पूरा हो चुका है, मगर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी, बल्कि एक चुभन थी जो मुझे बताती थी कि रिश्ते दिल से जोड़े जाते हैं, बराबरी से नहीं। मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि गाड़ी तेज़ चलाओ, क्योंकि मुझे भी अभी बहुत सी नालायक कही जाने वाली लड़कियों के ख्वाबों को सच्चाई में बदलना है। मैं अब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रही थी और साहिल पीछे रह जाने वाली वो धूल बन चुका था जो वक्त के साथ साथ उड़ जाती है। कहानी का ये अंजाम सबके लिए अजीब था, क्योंकि मैंने किसी से बदला नहीं लिया, बल्कि खुद को इस मुकाम पर खड़ा कर दिया जहां मुझे किसी के साथ की ज़रूरत नहीं थी। मैंने साबित कर दिया कि एक औरत जब ठान ले तो वह अपने अकेलेपन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेती है, और सोसाइटी के ताने उसके कदमों की धूल से ज़्यादा कुछ नहीं रहते। साहिल के डिज़ाइन और मेरी नई शुरुआत इस बात का सबूत थी कि ज़िंदगी के खेल में जीत हमेशा उसकी होती है जो दिल का साफ होता है। मेरी गाड़ी जब हाईवे पर दौड़ रही थी, तो मैंने पीछे मुड़कर एक आखिरी बार अपने बीते हुए कल की तरफ देखा और मुस्कुराकर खुद से कहा कि बचपन की बात सच में और थी। अब मैं वो रीना हूँ जिसने अपनी हारी हुई बाजी को अपनी मेहनत से जीत में बदल दिया है, और अब मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा उन लोगों के लिए एक मिसाल होगा जो दूसरों को छोटा समझकर खुद को बड़ा बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।